नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। गौरव ज्ञान धारा के छोटे भाई यानी कि छोटे प्लेटफॉर्म ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आप लोगों का स्वागत है। और ये चैनल बनाया ही इसलिए गया है कि इस पे कंटिन्यू आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की क्लासेस दी जाए। अब आप लोगों के दिमाग में सीधा आएगा, सर कंटिन्यू नहीं आई, पिछले 7 दिन हो गए इस पे एक भी क्लास नहीं आई। बिल्कुल, और मैंने आप लोगों को जब लास्ट क्लास आई उसमें कहा भी था कि अब अपन जो है बढ़िया तरीके से इसके जो है मैं थोड़ा सा एक टाइपिस्ट को जो है हायर करके और बढ़िया तरीके से आप लोगों के लिए क्लासेस नियमित लगाने की कोशिश करूंगा। तो लगभग उसी तरफ बढ़ चुके हैं और अब ज्यादा तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ये टॉप 20 नाम से ही अपन सीरीज चलाएंगे। ये अपना एक और ट्रेडमार्क बनेगा टॉप 20। अब इसको देख के और भी काफी सारी क्लासेस आप लोगों को इधर उधर देखने को मिलेगी, लेकिन टॉप 20 जो है वो अपना इजाद किया हुआ रहेगा। और टॉप 20 के माध्यम से मैं आप लोगों को मतलब पूरा जीके जो है कवर करवा दूंगा। और लगभग सप्ताह की मैं जो कह रहा था वहां वापस आता हूं, वो बात वहीं रह गई। लगभग सप्ताह की 3 से 4 क्लासेस आप लोगों को देने की कोशिश की जाएगी। सप्ताह की 7 नहीं दी जा सकती क्योंकि जीजीडी पे डेस्क्रिप्टिव क्लासेस भी देनी बहुत जरूरी है। जो वस्तुनिष्ठ तो वैसे भी देखो और भी बहुत जगह यूट्यूब पे मिलती है, लेकिन डेस्क्रिप्टिव जो देते हैं अपन पूरा कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सिर्फ और सिर्फ जीजीडी ही देता है कंटिन्यू। तो वो बहुत जरूरी है क्योंकि वहां से स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं और यहां से होगा रिवीजन और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। बाकी आप प्रैक्टिस जो है वो जीजीडी ऐप से जरूर करें, जहां पे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दी गई है जिसमें बहुत बेहतरीन व्याख्या वगैरह सब दी गई है। तो आपकी मतलब ढेर सारे प्रश्न वहां से तैयार हो जाएंगे और सॉल्व करने का तरीका और कैसे आपको करना चाहिए वो यहां से हो जाएगा। ठीक है, तो टॉप 20 नाम से सीरीज चलेगी अपनी ये। जैसे कि अभी पिछली जो दी थी ना मैंने, वो कौन सी थी? कला संस्कृति की थी। कौन सी थी? कला संस्कृति की टॉप 20 की क्लास मैं दे चुका हूं। लगभग 50,000 स्टूडेंट देख चुके हैं उसे। और अब ये टॉप 20 की कौन सी है? राजस्थान इतिहास की क्लास है। टॉप 20 है, यानी कि 20 तो प्रश्न है, लेकिन अपन व्याख्या करेंगे, इसको समझेंगे तो लगभग ये 20 प्रश्न है ना, ये 100 फैक्ट के करीब जाएंगे। यानी कि एक क्लास कम से कम 100 फैक्ट तो आप लेकर ही जाओगे, ये बात ध्यान में रहे। ठीक है, और नेक्स्ट बता दूं कि नेक्स्ट टॉप 20 अपनी कौन सी क्लास आने वाली है। नेक्स्ट टॉप 20 आएगी अपनी आरबीएससी के प्रश्नों की क्लास आएगी नेक्स्ट। ठीक है, अब ये आ जाएगी परसों देने का विचार है। जब ये आज आप क्लास देख रहे हो आज संडे को, तो मंगलवार को लगभग वो क्लास देने का मेरा विचार है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा टाइम सेट करके, क्योंकि टाइम तो देखो सेट करना ही पड़ता है, और टाइम सेट करके वो क्लास दे दूंगा। तो ये देखो, इससे पिछली जो थी वो कला संस्कृति की हो गई। अब जो है राजस्थान इतिहास की ये है, फिर अपने आरबीएससी की एक देंगे, फिर भूगोल की देंगे, राज्य व्यवस्था की देंगे। इस तरीके से टॉप 20 में, जैसे कि ये सेशन 2 हो गया, इस सेशन को और आगे तक लेके जाएंगे। सेशन का नंबर देखते रहना, इससे आप लोगों को पता चलेगा। और ओपीडी जो इसका नाम ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा, अब जो है धारा लगातार बहती चली जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों का प्रेम, स्नेह, सहयोग, सपोर्ट जो भी को बना के रखो। धड़ाधड़ तरीके से आपके सामने आ रहा है अब अगला प्रश्न। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। चलिए बताइए। और ये प्रश्न सारे के सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो सीरियसली पढ़ना है बढ़िया तरीके से। और आप लोगों का प्रेम रहा तो क्या पता 3 की जगह 6 क्लास करते भी समय नहीं लगे। तो ये तो आप लोगों के सपोर्ट के ऊपर है। ठीक है, चलिए आओ अब बढ़ते हैं क्लास की तरफ। देखो, प्रसिद्ध चारण कवि दुर्सा आड़ा की बनवाई हुई स्वयं की भव्य पीतल की मूर्ति किस प्राचीन स्थान पर स्थित है? प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न के अंदर ही बहुत देखो रोचक चीज है कि ये पूछ ले कि दुर्सा आड़ा कौन से समाज से बिलोंग करते थे, कौन थे? तो चारण कवि थे। ठीक है, इन्होंने जो है खुद की पीतल की मूर्ति बनाई, तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन क्या क्या है? मंडोर, ओसिया, अचलगढ़ और आसिंद। बताइए। अब आते हैं अपन व्याख्या पे। यदि अपन आसिंद की बात करें तो आसिंद कहां है? भीलवाड़ा। आप लोगों को तो उत्तर देना है। ठीक है, उत्तर अपना चैट बॉक्स में, लाइव चैट में लिख दें, उसके बाद में व्याख्या का आनंद दो। अब एक एक चीज जो है अपन पोस्टमार्टम करते हैं इन प्रश्नों का और सीखते हैं। देखो, आसिंद कहां है? भीलवाड़ा में। और आसिंद जो है ना, वह गुर्जर समाज से जुड़ा हुआ स्थल है। किससे जुड़ा हुआ है? गुर्जर समाज का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहां पे देखो, एक तो सवाई भोज मंदिर है, सवाई भोज मंदिर है, और क्या है? देव नारायण जी का मंदिर है।
देवनारायण जी का मंदिर है। तो ये गुर्जर समाज से जुड़ा हुआ आसीन, ये इसका उत्तर नहीं है। ठीक है, मंडोर, मंडोर यदि देखोगे आप तो मंडोर पड़ता है कहां, जोधपुर के अंदर। मंडोर कहां है, मंडोर है भैया जोधपुर के अंदर है। पेन चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा, मंडोर जो है रावण मंदिर है, यहाँ पे प्रसिद्ध रावण मंदिर है। और रावण की पत्नी जो मनोदरी थी वो यहीं की मानी जाती है, ये भी ध्यान में रखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की साल बनी हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। ठीक है, ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। और बात करें अपन अब इसकी, मैं एक एक प्रश्न की मतलब आप लोगों को जो ऑप्शन जो सामने आए ना उनकी भी अपन व्याख्या करें तो मजा आएगा। ये ओसिया जो है इसे उपकेश पाटन के नाम से जाना जाता था, उपकेश पाटन। ये क्या है देखो, ओसिया का ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर बहुत मिले हैं, गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर मिले हैं। और क्या है, जैन मंदिर की बाहुल्य मिली है, यहाँ पे जैन मंदिर बहुत आयात में। ठीक है, जैन मंदिर बहुत आयात में। और है ना, ओसिया जो है अब वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण के अंदर आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध महावीर स्वामी का मंदिर और सूर्य मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध रहा है। अब आते हैं अपन उत्तर पे, अब मजे ले लिए प्रश्न के पूरे, अब आते हैं आपके उत्तर पे। ये जो उत्तर है इसका वो है अचलगढ़। ठीक है, अब अचलगढ़ की व्याख्या देखो, ये कहां है, ये है सिरोही के अंदर। ठीक है, और यहां पे एक दुर्ग है जो कुंभा द्वारा निर्मित बताया जाता है, कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग है। ठीक है, ये भी ध्यान रखें, कुंभा द्वारा निर्मित है। यहां पे एक मंदिर है जो अचलेश्वर महादेव मंदिर है, क्या नाम है, अचलेश्वर महादेव मंदिर है। और इसकी क्या विशेषता है अचलेश्वर महादेव की, यहां पे महादेव जी के शिवलिंग की पूजा नहीं होकर महादेव जी के अंगूठे की पूजा होती है। क्या होती है, ब्रह्म खड्ड बना हुआ है एक, उसमें अंगूठे की पूजा होती है, अंगूठे की पूजा। चलो ये भी होगी बात। अब बात करें यहीं से अपन इन महान कवि की थोड़ी सी, देखो इनकी एक तो रचना याद रखना, विरुद्ध क्षेत्री। ठीक है, विरुद्ध क्षेत्री लिख देना, विरुद्ध क्षेत्री। और ये ना अकबर के, यहां लिख देता हूं, अकबर के दरबारी कवि थे। ठीक है, अकबर के दरबारी कवि थे। इन्होंने एक चीज और बताऊं, वैली किशनरी रुक्मणी जो पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है उसको 19वां पंचम वेद कहा और उसी रचना को 19वां पुराण भी कहा जाता है। देखो बोर्ड पूरा का पूरा भर चुका है। और यदि ऑप्शन देखोगे, अब देखो एक प्रश्न अभी तक अपन ने कंप्लीट किया है और एक प्रश्न में फैक्ट दे दिए मैंने आप लोगों को, कम से कम 15 से 20 बोल के बताए, वो अलग 15 से 20। अब समझ लो टॉप 20 सीरीज है, ये टॉप 20 इंटू 15 कर लो आप तो कितने हो जाते हैं। ये क्लास यहाँ ओपीडी इसलिए बनाया गया चैनल है। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ देनी बंद कर दी है हमने। ठीक है, चलिए ताकि सीरियस स्टूडेंट ही जुड़े, सिर्फ पीडीएफ के लिए जुड़े हैं आप तो आप भले आज टेलीग्राम छोड़ के चले जाओ, क्योंकि उस टेलीग्राम की भी अहमियत वही विद्यार्थी जानते हैं जो नियमित है। ठीक है, सिर्फ पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना, हम यहाँ बहुत मेहनत करते हैं क्लासेस में और चाहते हैं कि स्टूडेंट पढ़े और पढ़ने वाले जुड़े। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आ गया है, महाराणा प्रताप ने अरावली की पहाड़ियों में किस स्थान को संकटकालीन राजधानी बनाया। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप जन्म कब हुआ, 9 मई 1540। ठीक है, पिता उदय सिंह, माता जयवंता बाई। बचपन का नाम कह सकते हो आप इनके, बचपन का नाम कीका। और वैसे उपनाम जो है बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन एक ध्यान रखना, इन्हें कहा जाता था
मेवाड़ केसरी, मेवाड़ केसरी, हिंदुआ सूरज भी कहा जाता था इन्हें। हिंदुआ सूरज वैसे मेवाड़ के सारे शासक कहलाते थे, ध्यान रखना। गुहिलोत राणा के नाम से भी जाना जाता था, बहुत सारे हैं, हाथी घोड़े वगैरह, तो ये तो सब आप जानते ही हो। तो बताओ संकटकालीन राजधानी किसे बनाया? चावंड, खमनोर, गोगुंदा या प्रतापगढ़? ये जो खमनोर है ना, एक तो बनास नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। अच्छा, खमनोर के बारे में कुछ बताऊं आप लोगों को। खमनोर राजसमंद में है। बनास नदी यहाँ की मुख्य नदी है, बनास नदी का उद्गम स्थल है। क्या है? उद्गम स्थल है। दूसरा ध्यान रखना, ये चैती गुलाब के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चैती गुलाब यानी चैत्र महीने के अंदर स्पेशली आते हैं, इन्हें चैती गुलाब कहा जाता है, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है ये ध्यान रखना। अब बताओ भाई उत्तर बताओ, फिर उत्तर की व्याख्या करें अपन। हाँ, उत्तर जो है वो है आपके चावंड, ठीक है। तो देखो चावंड के बारे में थोड़ा सा, इसे बनाया है 1585 में राजधानी, 1585 में राजधानी बनाया किसने? महाराणा प्रताप ने, ठीक है। अब एक बार एग्जाम में क्या पूछा गया, प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया है, समझने वाली चीज है, ठीक है। प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया कि चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी कितने वर्ष रही। अब वैसे मेवाड़ की राजधानी 28 वर्ष रही है, तो ये ध्यान रखना कि 28 वर्ष तो मेवाड़ की राजधानी रही, और महाराणा प्रताप की पूछे तो 12 वर्ष रही है, 12 वर्ष महाराणा प्रताप की राजधानी रही। अब 12 वर्ष कैसे रही है? क्योंकि 1585 में बनाई है, ठीक है, और 1597 के अंदर महाराणा प्रताप देवलोक चले गए, तो कितने साल हुए? 12 साल हुए, और उसमें ये ऑप्शन था और यही सही था और यही माना गया। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो टाबरो, जित तक थे ध्यान कौन धोनी, मतलब प्रश्नों को समझना चाहिए। प्रश्न को यदि आप समझने लग गए तो आपको कोई भी जो है सफलता पाने से वंचित नहीं रख सकता। क्या करते हैं हम, कई बार प्रश्नों को समझते ही नहीं है। यहां पूछा है संकटकालीन राजधानी, एक ध्यान रखना, मतलब हल्दीघाटी युद्ध के बाद में तुरंत जो है एक राजधानी और बनाई थी, आपातकालीन अस्थायी राजधानी थी, वो थी अवरगढ़, ठीक है, कमलनाथ पहाड़ी पे। वो भी ध्यान रखना, अवरगढ़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्क्रीनशॉट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ले लीजिए। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न में चला। नंबर 3 प्रश्न वो पूछे कि राजस्व निम्न में से सही कथन कौन सा है। अब देखो ज्यादातर इसमें क्या कैसे प्रश्न बनते हैं, ये वाले में असंगत कौन सा है, असुमेलित कौन सा है, गलत कौन सा है। यहां पे क्या पूछा है, सही कथन कौन सा है, यानी कि 3 गलत है, 1 सही है। मेजोरिटी विन होता है, लेकिन यहां मेजोरिटी गलत है, 3 गलत है, 1 सही है। बताओ भाई, राजस्थान का मिनी खजुराहो अर्थुणा, राजस्थान का खजुराहो रणकपुर, थार प्रदेश की वैष्णो देवी तनोट माता, मेवाड़ का खजुराहो बारडोली के मंदिर। बारडोली के शिव मंदिर है वैसे, मेवाड़ का खजुराहो नहीं है। देखो सबसे पहले तो मैं ना आप लोगों को कुछ बताऊं, जैसे कि ये आया एक अर्थुणा। अर्थुणा कहां है? बांसवाड़ा में। अर्थुणा कहां है? बांसवाड़ा में। ये परमारों की राजधानी रही है। अर्थुणा, छिंच, ये परमारों का शासनकाल यहाँ पे रहा है, ठीक है। तो अर्थुणा बांसवाड़ा के अंदर है। अर्थुणा का मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है, अर्थुणा के बारे में ये ध्यान रखना। फिर आया रणकपुर। क्या आया? रणकपुर जैन मंदिर आया है, ठीक है। ये क्या है? अब जैसे कि मेरे मुंह से निकल गया है, जैन मंदिर है, ठीक है। इसे स्तंभों का वन कहा जाता है, स्तंभों का वन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1444 स्तंभ है। इसे पातरियों का देवरा या वैश्या मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे सूर्य मंदिर है, वो बहुत प्रसिद्ध है। और इसके अलावा जैन मंदिर तो है ही, ठीक है, चौमुखा शिव मंदिर है वगैरह बहुत सारे हैं। इसके अलावा मगई नदी के किनारे बना हुआ है, धर्मक शाह ने बनवाया था, कुंभकालीन मंदिर है।
अब जितना मैंने लिखा है उतना से ज्यादा जो है बोल के बता दिया है, ठीक है। चलिए, और क्या आया, तनोट माता मंदिर और बारडोली के शिव मंदिर, ठीक है। अब जैसे तनोट माता मंदिर है, पहले तो उत्तर बता दूं मैं आप लोगों को। देखो ये गलत है, क्यों गलत है? राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? बंड देवरा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बंड देवरा बारा को, ठीक है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है कीराड़ू बाड़मेर को, ठीक है, तो ये भी गलत है। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है जगत अंबिका मंदिर, जगत अंबिका मंदिर उदयपुर को। तो इसमें से सही उत्तर क्या है? इसमें से सही उत्तर है थार की वैष्णो देवी तनोट माता को कहा जाता है। अब इसमें से भी ये ध्यान रखना है कि देखो ये जो है भाटियों की कुल देवी है, भाटियों की कुल देवी है। इन्हें जो है सैनिकों की देवी के नाम से भी जाना जाता है, सैनिकों की देवी, ठीक है। यहां इनके मंदिर में 1965 का विजय स्तंभ बना हुआ है। और इसके अलावा ध्यान रखना है, यहां पे मतलब पाकिस्तान द्वारा दागे हुए कोई भी गोले वगैरह नहीं फटे हैं। ये सैनिकों की देवी कहलाती है, तो बीएसएफ के जवान ही यहाँ पे आरती करते हैं। यहाँ पास में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है जहां पे रुमाल बांधने की ऐसी परंपरा है, तो इसलिए इन्हें रुमाल वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि तनोट माता का मंदिर उस परिसर में अलग है, मैं खुद देख के आया हूं, और रुमाल वाले जो रुमाल बांधते हैं वो पास में एक छोटा मंदिर अलग बना हुआ है। लेकिन आपने ध्यान है कि अपन मारवाड़ी और मतलब राजस्थानी कह दो चाहे भारतीय कह दो, जो भी है, उड़ा उड़ी गुड़ा घड़ा फुड़े, मतलब किसी ने बांधा है रुमाल तो फिर धड़ाधड़ बांधते हैं और कहते हैं कि मान्यता पूरी, मतलब मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। रुमाल तो बांधते हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन मैंने तो वहां जाकर देखा, कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा था, कई लोगों ने मास्क बांध दिए। अरे मास्क बांध दिया जो भी ठीक है, मैं एक दो तो देख लिया, एकदम कोई मोजा बांध दिया, मतलब कुछ नहीं मिला तो कुछ भी, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसी मान्यता है वैसा ही करना चाहिए। रुमाल की मान्यता है तो रुमाल से ही मानेगी देवी है। थे मास्क बांध रागा तो मास्क थोड़ी बांधी, बाजी कही वो काली झालर कौन आई, मास्क बांध रही है। रुमाल और मास्क के रुमाल भी तो मुंह के बांधते हैं और मास्क भी मुंह के बांधने के मास्क ही बांध देते क्या अपन। अरे वाह, इस सोच को 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, और तोप के गोले वहीं पड़े हैं तनोट माता के मंदिर में। चलो भाई, तो ये चीजें ध्यान में रखना और स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ, चौथा सवाल, उत्तर कंटिन्यू देते रहना। आमेर कछुआ वंश की कौन सी राजधानी थी? देखो मैं भी पढ़ने में गलती कर देता हूं। आमेर कछुआ वंश की कौन सी राजधानी थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ले गए। कछवाहा वंश कहां शासन किया इन्होंने? तो आमेर में तो किया ही है, ठीक है, जयपुर में किया है, ठीक है, और मतलब आसपास आप ये कह सकते हो कि यहां पे मैं ढूंढाड़ लिख दूं ना तो बिल्कुल सही है। अब इनका आदि पुरुष, अरे अब पेन दिखे तो यार, डंगू, हाँ डंगू दिख रही है, चलो कोई बात नहीं। आदि पुरुष जो है वो दुल्हे राय, आदि पुरुष का नाम क्या? दुल्हे राय, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये कछुआ वंश के जो शासक है ये अपने आप को क्या मानते हैं? कुश के वंशज मानते हैं। क्या मानते हैं? कुश के वंशज। और यदि ये पूछ ले कि एक इनकी कुल देवी, तो ध्यान रखना अन्नपूर्णा माता, अन्नपूर्णा माता। अब क्या प्रश्न है कि आमेर कछुआ वंश की कौन सी राजधानी थी? तो आप लोगों को है ना 4 राजधानियां ध्यान में रखनी है। क्या? कछवाह वंश की राजधानियां, देखो एक चीज तो यह है कि राजधानियां ध्यान में रखनी है, दूसरी चीज यह ध्यान में रखना है कि जो चैट बॉक्स में इस प्रश्न से रिलेटेड चर्चा कर रहा है ना, वो तो सिलेक्शन की ओर बढ़ रहा है। जो फालतू रिबत्तल कर रही हो नहीं, फालतू पंचायती की लड़ो नहीं, वो जो है अपने आप को सिलेक्शन से दूर ले जाने की ओर बढ़ रहा है। बढ़ो भाई, जिन सिलेक्शन दूर ले जाने तरफ बढ़ना है बढ़ो, और जिन सिलेक्शन तरफ बढ़ना है बढ़ो। फालतू की बातों के लिए तो न तो देखो समय आपके पास होना चाहिए, और न मैं भी ध्यान नहीं देता हूं। सिर्फ एक कुछ लोग ध्यान देते हैं जिसको हम टेक्निकल टीम के गिद्ध सदस्य कहते हैं, जो गिद्ध की नजर गड़ाए बैठते हैं। जिसके नजर में आ गया आप फालतू पंचायती कर रही हो, बात ठोक दे, ब्लॉक हमेशा के लिए।
कमेंट करने से वंचित कर दिया जाता है। इसलिए थोड़ा सा सावचेत होकर पढ़ाई की तरफ ही अपनी जो है मनसा क्लियर होनी चाहिए, अपनी इच्छा क्लियर होनी चाहिए कि हम स्टडी क्लास से जुड़े हैं तो हम पढ़ाई की बात करें। फालतू पंचायतियां क्यों करनी रहे, फालतू पंचायतियां करने तो लाइव क्लास दुनिया भर रहा है यूट्यूब में, वहां कर लिया करो। उधर यहाँ आते हो तो सिर्फ पढ़ने के शुद्ध उद्देश्य के साथ में आया करो। चलो कछुआ वंश की राजधानी पढ़नी है तो एक ट्रिक याद करो। चलिए डीजे पर आज नाचेंगे, भाई डीजे लगा है तो नाचेंगे, नाचेंगे का कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है सिर्फ डीजे और आज पर। देखो अब सबसे पहली राजधानी जो बनाई वो बनाई दौसा को, ठीक है, ये थी पहली। फिर आया जे यानी कि जमवा रामगढ़, जमवाय माता के नाम से, ठीक है, जमवाय रामगढ़, ये कौन सी राजधानी थी, नंबर 2। फिर ये आ है ना, इससे ही बना है आमेर, और ये कौन सी राजधानी थी, नंबर 3। और फिर ये जय है, ये है जयपुर, ठीक है, आपने जयपुरियो, तो जयपुरियो की राजधानी 4 नंबर। अब देखो एक तरीका तो है ये भाई जीजीडी है तो मुमकिन है, मुमकिन क्या है याद करना। अब एक तरीका तो है ये कि डीजे पर आज, ये हो गया क्रम याद, ठीक है, ये हो गया। अरे यार लाल और काला कॉम्बिनेशन मतलब बढ़िया दिया है बोर्ड माता है, मुझे लगा है वास्तव में ये ग्रीन के मुकाबले ये कॉम्बिनेशन ठीक दिख रहा है। चलिए इसको ध्यान में रखा जाएगा। एक तो ये है, ठीक है, इस तरीके से ध्यान में रख लो। एक यदि ये डायरेक्ट ध्यान में रखना हो ना आमेर का आपके, कि आमेर तीसरी राजधानी है, तो देखो आ लिखने जाओगे तो उससे पहले ही आप आ से पहले 3 लिख दोगे, ठीक है, 3 लिख दोगे, फिर आप लिखोगे आमेर, ठीक है, यानी 3 तो इसके अंदर ही आ रहा है लिखा हुआ ही, तो ध्यान रखना है तीसरी राजधानी है। कि गुरुजी हम कंफ्यूज हो गए तो सिर्फ इसको याद रखें, तो एक और याद करवा देता हूं। देखो दौसा में कितने अक्षर हैं, 2 है। जमवा रामगढ़ के अंदर देखोगे तो 8 है। आमेर के अंदर कितने हैं, 3 है, तो 3 है तो तीसरी राजधानी। जयपुर के अंदर कितने हैं, 4 है, तो 4 है तो चौथी राजधानी। और दौसा और जमवा रामगढ़ डीजे से याद रख ही लेना, और याद हो जाए तो डीजे बजाने ही पड़ेंगे। फिर क्यों बजाना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा तो डीजे बजा देंगे। चलो भाई हो गया काम। मेन चीज क्या, उद्देश्य क्या है, याद होना चाहिए, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा अपन पढ़ लेंगे उसके बाद में याद नहीं है तो क्या है, जिंदगी लंबी नहीं असरदार होनी चाहिए, क्लास भी लंबी नहीं असरदार होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लो, लंबी लंबी क्लास मैराथन, मैराथन बहुत कम देता हूं मैं मैराथन, क्योंकि मेरा ये मानना है क्लास लंबी नहीं असरदार होनी चाहिए। लंबी क्लास पे व्यूज तो बढ़िया आते हैं लेकिन सिलेक्शन उनसे कम होते हैं, इसलिए मजे ले लो। पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो, ठीक है। और लाइव चैट में ज्यादातर मैराथन में लाइव चैट वाले जैसे कि हाँ वहां पे वो होगी, वहां पे वो होगा, ऐसे करके ज्यादातर वहां पे एक्टिव रहते हैं स्टूडेंट। चलिए सुमेल नामक स्थान जहां 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच युद्ध लड़ा गया, वर्तमान में कहां स्थित है। बहुत प्यारा प्रश्न और बहुत पढ़ने लायक प्रश्न, और ऑप्शन अंदर ऐसे दे रखे हैं जो कंफ्यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इस युद्ध को वैसे कहा जाता है गिरी सुमेल का युद्ध। इतिहास का बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, राजस्थान इतिहास का गिरी सुमेल युद्ध कहा जाता है। ये हुआ किस किस के बीच, तो देखो ये हुआ है, आपको इसमें बता ही दिया है, मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी ऐसा शासक था, अफगान शासक था, जिसने मुगल सत्ता को हिलाया था। मतलब इतनी लंबी जो मुगल टाइम पीरियड चला उसमें बेटा आके बीच में शासन करके जाता है बंदे में दम तो था, ठीक है। अफगान शासक था ये, मुगलों को मतलब हुमायूं को खदेड़ के और इसने शासन किया तो दम तो था। अब ये युद्ध कब हुआ है ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, इसकी तारीख जो है ये एक बार तारीख पूछ ली तो 5 जनवरी, ठीक है, 1544। अब इसमें यह भी ध्यान रखना कि यहां पे इसके जो सेनापति थे वो जैता और कुंपा थे, और यही जो था मजा था, क्योंकि मालदेव युद्ध छोड़ के गलतफहमी के कारण जा चुका था। जैता और कुंपा ने जो है अपने स्वाभिमान के लिए लड़े थे और मारवाड़ के लिए जो है वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और यहाँ पे ये जो फरीद खां है, क्योंकि इसका मूल नाम क्या था, फरीद खां था मूल नाम, इसने एक उक्ति कही थी कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए, ये इसी युद्ध के कारण, ठीक है, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं
हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है और पूछा जाता है, बहुत एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, मुट्ठी पर बाजरे के लिए, क्योंकि इसने सोचा कि मालदेव चला गया अब मैं जीत जाऊंगा, और जैता कुपा ने भी इसे छट्टी का दूध याद दिला दिया था। तो ये बहुत तगड़ा वाला युद्ध हुआ था। अब ये युद्ध देखो, प्रश्न के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। ये युद्ध हुआ, ये गिरिसुमेल नामक स्थान जो है वो जैतारण में पड़ता है। कहां पड़ता है? जैतारण के अंदर पड़ता है। और वर्तमान में पहले इसकी स्थिति है ना, दोनों लिख देता हूं, पूर्व में ये पाली जिले के अंदर आता था, ठीक है, और वर्तमान में इसकी स्थिति जो है वो ब्यावर जिले के अंदर है, ब्यावर में। ठीक है, वर्तमान में ब्यावर का नाम कैसे पड़ा? बियोया ऐसे कहते थे, तो ब्यावर। तो यहां से इसका उत्तर क्या निकल के आएगा? ब्यावर। वर्तमान में ये कहां है? ब्यावर के अंदर पड़ता है। ठीक है, राव मालदेव के बारे में यदि अपन थोड़ा सा देखें हिंट, तो इसे हस्मत वाला शासक कहा है। अफगान इतिहासकारों ने कहा है हस्मत वाला शासक। 52 युद्धों का विजेता, 58 परगनों का इसे जो है शासक शासन करता कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। गिरिसुमेल का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। 1544 में तो गिरिसुमेल का हुआ, और 1644 में हुआ है मतिरे की राड़। ठीक है, वो युद्ध नहीं, वो राड़ था, मतिरे की राड़। और भाई अभी तो छठा प्रश्न ही आया है क्या? चलिए स्पीड बढ़ाते थोड़ी सी। 17 जुलाई 1734 को हुड्डा सम्मेलन आयोजित होने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की शक्ति कमजोर करना, मराठा शक्ति के विरुद्ध संगठित होना, दिल्ली के शासकों के आतंक को समाप्त करना, या उपरोक्त सभी। तो सभी तो कौन है? सभी कौन हो सके? क्यों? पहला मैं बताऊं था हुड्डा सम्मेलन। एक तो क्या पूछी जाती है? इसकी तिथि ही पूछी जाती है, दिनांक पूछी जाती है। तो 17 जुलाई 1734। ठीक है, एक ये पूछा जाता है कि इसकी योजना किसने बनाई? तो इसकी योजना बनाई है भैया सवाई जय सिंह बनाई। कौन बनाई? सवाई जय सिंह। अध्यक्ष बनाना तय हुआ अलग है, और अध्यक्षता की यानी कि अध्यक्ष बने वो अलग है। अध्यक्षता की यानी कि अध्यक्ष बने वो अलग है। अध्यक्ष बनाना तय हुआ था संग्राम सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय। लेकिन संग्राम सिंह जी की जनवरी 1734 में हो गई मृत्यु। उसके बाद में जो है मेवाड़ के शासक जगत सिंह द्वितीय ने अध्यक्षता की। जगत सिंह द्वितीय ने अध्यक्षता की। और मतलब ये जो था ना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था मराठा शक्ति के विरुद्ध संगठित होना। और इसके बाद में ये जो है रामपुरा नाम के एक गांव में जो एकत्रित भी होते हैं राजस्थान के सभी शासक, जो इसके अंदर जोड़ते हैं। मैंने एक जीजीडी फैक्ट दिया था इसमें, बहुत बढ़िया हुड्डा सम्मेलन का। एक प्रश्न उस जीजीडी फैक्ट में से बाहर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। क्या? क्यों गुरुजी इतना जोर? अरे भैया उस हुड्डा सम्मेलन वाला जीजीडी फैक्ट में से सवाल बाहर जा ही नहीं सकता, इसलिए नहीं जा सकता, नहीं जा सकता गाय। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये जो है ना हुड्डा नामक स्थान, ये भीलवाड़ा में है, और अभी भी भीलवाड़ा में ही है। कई विद्यार्थियों को ये डाउट है कि ये चला गया शाहपुरा में, नहीं गया, ये भीलवाड़ा के अंदर ही है। हुड्डा भीलवाड़ा के अंदर ही है। ठीक है, चलो ले स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। 7वां प्रश्न, कर्नल जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा, राजस्थान के इतिहास के जनक। देखो साथ साथ में ये भी बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, ने दिवीर के युद्ध, ठीक है, अक्टूबर 1582 को मेवाड़ का मैराथन का प्रश्न के अंदर ही 2 उत्तर है कि भाई दिवेर का युद्ध कब हुआ? अक्टूबर 1582। किसने कहा मेवाड़ का मैराथन दिवेर को? कर्नल जेम्स टॉड ने। दिवेर के या मेवाड़ का मैराथन किसे कहते हैं? दिवेर के युद्ध को। फिर प्रश्न क्या है? एक्चुअल प्रश्न है कि वर्तमान में दिवेर कहां स्थित है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या राजसमंद। ठीक है, अब ये तो बता ही दिया है कि हुआ कब है? 1582। ठीक है, ये एक्चुअल में देखा जाए तो अमर सिंह, वैसे महाराणा प्रताप कह सकते हो आप, लेकिन महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को भेजा था, और वर्सेस
यहां पे कह सकते हो तो सरिया सुल्तान खां अकबर का चाचा था। वो हालत की अमर सिंह ने जो देखने लायक थी वो बना दिया, मतलब पूरा बाला डाला ऊपर से और युद्ध भूमि में बाला समेत गाड़ दिया। इतना जबरदस्त ये जो है, इसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैराथन तो कहते ही हैं। साथ ही साथ ध्यान रखना, प्रताप के गौरव का प्रतीक भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां से महाराणा प्रताप ने अपने खोए हुए प्रदेशों को फिर से जीतना शुरू कर लिया था इस दिवेर के युद्ध से। और ये दिवेर का जो है मैदान कहां है? ये है राजसमंद के अंदर। कहां पड़ता है? राजसमंद के अंदर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चित्तौड़ की रानी कौन थी? पद्मिनी। ठीक है, रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी। अच्छा, इस तरीके से रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी की ऐतिहासिकता पर कौन सा ग्रंथ प्रकाश डालता है? अब ये एक्चुअल में पढ़ना पड़ता है अपन को, बाकी ये तो कोई सही प्रकाश नहीं डालियो और मतलब धूम प्रकाश डालियो, लेकिन फिर भी अपन को पढ़ना पड़ता है। सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। कौन थी? सिंघल द्वीप की राजकुमारी राघव चेतन नाम का एक तांत्रिक था, जो जिनकी जो है कूटनीति का ये सब शिकार हो गए थे। और इनके यानी कि पद्मिनी के नेतृत्व में मेवाड़ का प्रथम जौहर हुआ। जौहर हुआ कब हुआ? 1303 में हुआ है। ठीक है, 1303 के अंदर हुआ है। कब हुआ है? जब अलाउद्दीन खिलजी, अब ये इस समय आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। समय कौन सा है? टाइम पीरियड है 1303। और यहां पे जो उत्तर निकल के आता है वो है पद्मावत, जो किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी की, जो लगभग 1540 के आसपास लिखी गई रचना है। और ये टाइम पीरियड कब है? 1303 का। और 1540 लगभग 200-250 साल का अंतर आ गया बीच में। तो यानी कि कपोल कल्पित बातें ज्यादा हो जाती है, मनगढ़ंत बातें बहुत ज्यादा हो जाती है। आज मैं आपको यहाँ पे एक चीज कहूं कि फलाने के साथ ऐसा हुआ, आप आगे जाके जो है थोड़ा और नमक मिर्ची लगा के ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ करते करते पता नहीं क्या बवंडर कर दो, जबकि हुआ कुछ भी नहीं। वही चीज जो है यहाँ पे भी इतिहास में नमक मिर्च लगाने के काम बहुत चले हैं। ठीक है, कपोल कल्पित बातें बहुत चली है, तो उनको इसलिए इतिहासकारों में मतभेद भी हमेशा रहा है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, इतने ये ध्यान रखना। एक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। एकलिंग महात्म्य जो है इसका संबंध मेवाड़ से तो रहा ही है, साथ ही साथ क्या ध्यान रखना है? ये कान्ह व्यास किसकी रचना है? कान्ह व्यास की रचना है। लेकिन इसका पहला जो प्रथम खंड जो था वो कुंभा द्वारा लिखा हुआ था। और इसकी मूल भाषा इसकी संस्कृत रही है। संस्कृत रही है, लेकिन ये मेवाड़ी में भी देखने को मिलता है। इसके कुछ खंडों में मेवाड़ी भाषा भी देखने को मिलती है। तो भैया लीजिए स्क्रीनशॉट। 8वां प्रश्न ही हुआ है अभी। टॉप 20 सीरीज है ना अपनी, 20 तक जाना है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में किस शासक को विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राणा हम्मीर, राणा लाखा, राणा मोकल, राणा कुंभा। देखो सबसे ज्यादा मेवाड़ में यदि उपाधियां देखोगे तो वो कुंभा की है। कुंभा की तो भाई साहब अनाप शनाप बोरे भरियोड़ी उपाधि है, इतनी सारी उपाधि है। हाल गुरु, छाप गुरु, बहुत सारे गुरु बना दिए। ठीक है, संगीताचार्य ने, अभिनव भट्टाचार्य, बहुत सारी उपाधियां कुंभा की तो। ठीक, फिर बाद में इनकी जो है कम है। तो यहाँ पे जो बात की है वो विषम घाटी पंचानन की बात की है, जो किसको कहा गया है? राणा हम्मीर को कहा गया है। किसे कहा गया है? राणा
हम्मीर। यदि बात करें इस विषम घाटी पंचानन की, तो एक तो देखो यहां पे दे ही रखा है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, दूसरा यदि पूछे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति नहीं मिले तो रसिक प्रिया पर जो टीका लिखी गई, कुंभा ने लिखी रसिक प्रिया टीका, इसमें भी मिलता है। यानी कि ये उपाधि जो दी है ना विषम घाटी पंचानन वाली, ये उपाधि, ये पूछ ले कि ये उपाधि राणा हम्मीर को दी किसने, तो ये कुंभा ने दी। ठीक है कि गुरु जी ऐसे कैसे, राणा हम्मीर का और कुंभा का टाइम पीरियड अलग है, बाद में दे दी जब रचना की तब दी। ठीक है, विषम घाटी पंचानन यानी विपरीत स्थितियों में भी डट के खड़ा रहने वाला, ये इसलिए दी क्योंकि इसे राणा हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब देखो दो शाखाएं थी रावल और राणा, रावल शाखा का अंत हो गया रावल रतन सिंह के साथ, उसके बाद में ये जो है अलाउद्दीन खिलजी जीत लेता है मेवाड़ को, किसको देता है, खिज्र खां को देता है। खिज्र खां फिर इसका प्रशासन जो है मालदेव सोनगरा पे छोड़ के जाता है। मालदेव सोनगरा अपने पुत्र यानी कि उसका नाम था जैसा या बनवीर, ठीक है दोनों मिलते हैं, जैसा ऑब्लिक बनवीर करके याद रखना है, जैसा या बनवीर उसको सौंपता है और उसको हराकर ये राणा हम्मीर वापस मेवाड़ को प्राप्त करता है, जो मेवाड़ का ही वंशज रहा है और इस शाखा को, मेवाड़ की शाखा को आगे ले जाता है। इसलिए ध्यान रखना, क्या बनवीर या जैसा, ये मालदेव सोनगरा का पुत्र था, को हराकर मेवाड़ जीता। ठीक है, और राणा शाखा स्थापित कर दी, राणा शाखा। फिर इसके बाद में जितने मेवाड़ के शासक हुए वो सारे राणा कह रहे हैं, वो सब राणा महाराणा ये लगाते हैं आगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों के, अब लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट, राणा हम्मीर से संबंधित ही एक और प्रश्न, राणा हम्मीर ने अन्नपूर्णा माता का मंदिर कहां निर्मित करवाया, इसका डायरेक्ट बता देता हूं मैं। ठीक है, आप बता दो, नहीं मैं बता देता हूं। चलिए, इसका उत्तर है चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में इन्होंने अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राणा हम्मीर का ही एक और प्रश्न है, राणा हम्मीर के शासनकाल में दिल्ली के किस सुल्तान ने आक्रमण किया। शाबाश, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, क्योंकि ये शासक जो दिल्ली के रहे ना, सल्तनत काल के रहे हैं, ये मेवाड़ के कौन से शासक के समय आक्रमण किया, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, हमेशा ये प्रश्न बनते हैं। तो बताओ भाई, राणा हम्मीर के समय किसने किया, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने किया है, कि भाई फिरोज शाह तुगलक ने किया है, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है, कि जलालुद्दीन खिलजी ने किया। तो आपको एक चीज तो बता दूं, जलालुद्दीन खिलजी तो अलाउद्दीन खिलजी से भी पहले था, अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, वैसे ससुर था। ठीक है, तो वो तो उससे भी पहले था, तो वो तो हो ही नहीं सकता, तुगलक में से कोई एक है, बता दो। तो यहाँ सीधो याद रखना, राणा हम्मीर है ना, इन लड़ने वालों कौन हो, एमबीटी। कौन था, एमबीटी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा युद्ध लड़ा है इसने, इस युद्ध को कहा जाता है सिंगोली का युद्ध, सिंगोली का युद्ध। ठीक है, और एमबीटी पराजित। और ये पूछे कि ये सिंगोली नामक स्थान भैया है कहां, तो ये है बांसवाड़ा में। ठीक है, आ गया मजा, ले लो स्क्रीनशॉट। अच्छा, ये बीच में भाई हमारी टेक्निकल टीम भी ध्यान रखने की, भाई खर्चा भी निकलता रहे, गुरुजी थोड़ा सा ध्यान रखो। तो चलिए बता देता हूं मैं कि क्या हुआ, हमारी कभी बात चलती है ऐसे, टीम की मीटिंग होती है ना, तो के बीच में जो है एक ऐड डालनी पड़ेगी ताकि स्टूडेंट तक जो है सूचना भी पहुंचे, क्योंकि अलग से इसका वीडियो कई बार हम नहीं बना पाते। तो हमारे बीच में ये भी आता है कि प्रमोशन ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, तो फिर बाद में ये भी आता है कि अपन और किसी का प्रमोशन तो करते नहीं, अपना खुद का ही है और स्टूडेंट का भला ही है, तो कुछ दाग अच्छे भी होते, चलो बता देते हैं। तो ये जो मैं व्याख्या कर रहा हूं उससे भी बमणी तमणी व्याख्या जो है वो इनके अंदर की गई है ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में, और ऐसी है कि एक बार यदि कोई अभ्यास कर ले तो हमेशा हमेशा के लिए दीवाना बन जाए, और प्रश्न तो बाहर जाने की संभावनाएं ही नहीं आती, क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर जैसे आया पूरे प्रश्न और उनकी व्याख्या, आखिर में बाहर कहां जाएगा प्रश्न। जो इतने सारे हजारों शिक्षक बन चुके हैं जीजीडी से पढ़ के, उनसे फीडबैक ले सकते हैं, तो इसलिए मौका चूकना नहीं है।
जिन्होंने इनमें से कोई ज्वाइन नहीं की वो कॉम्बो ऑफर में ज्वाइन कर ले, जिन्होंने अलग अलग ज्वाइन किए वो अलग ही करना, क्योंकि फिर कॉम्बो के भी पैसे लग जाएंगे, अलग वाले भी लग जाएंगे। बार बार नहीं बताया जाएगा, मौका चूकना नहीं है, फटाफट से ज्वाइन करके अपनी सीट जो है निश्चित कर लेनी है। सीईटी 2024 में इसमें से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन से स्थल को धूलकोट कहा जाता है? प्रश्न ऐसे ऐसे बनते हैं, आगाटपुर, धूलकोट वगैरह ये प्रश्न बनते हैं और बने हैं। ठीक है, तो आपको हल्के में नहीं लेना है। बताओ, विराटनगर, आहड़, कालीबंगा या पीलीबंगा? देखो ये दोनों जो है ना, कालीबंगा और पीलीबंगा, ये हनुमानगढ़ में है। स्थल भी ध्यान में रखना है कि ये कहाँ है, हनुमानगढ़। अभी 2 दिन पहले ही अपन ने सभ्यता के स्थल वाला ही वर्गीकरण वाला फैक्ट दिया है, 2 पार्ट में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे टेलीग्राम से प्राप्त कर लेना। ये यहाँ पे अब तो बहुत व्यवस्थित तरीके से टेलीग्राम का यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। और अपना एक ही टेलीग्राम चैनल है जिसमें 2,21,000 से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कोई भी जीजीडी या गौरव ज्ञान धारा के नाम से बना हुआ फर्जी है। सिर्फ अपना एक ही है 2,21,000 सदस्य वाला, वही रियल है, वही रियल है। बाकी इसके अलावा सारी मोह माया है, फर्जी बड़ा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। निम्न में से कौन से स्थल को धूलकोट कहा जाता है? बताओ देखें। अच्छा, इनके भी मैं जगह बता दूं तो विराटनगर जो है वो बैराट के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बैराट। और ये है कहां? कोटपुतली बहरोड, क्योंकि वर्तमान में कोटपुतली बहरोड है, पहले जयपुर में पड़ता था। ये कहां है? उदयपुर। ठीक है, अब आओ भाई, बताओ उत्तर। तो धूलकोट जो है भैया कहा जाता है किसे? आहड़ को। ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है आहड़। ठीक है, लोकेशन तो मैंने बताई दी। नदी पूछे तो ध्यान रखना, आयड़ नदी के किनारे, आयड़ नदी के किनारे। यदि पूछे कि इसकी खोज किसने की तो ध्यान रखना अक्षय कीर्ति व्यास ने की, अक्षय भैया ने की, अक्षय कीर्ति व्यास ने की। यदि टाइम पीरियड पूछ ले तो 1953 के अंदर की। यदि पूछ ले कि उत्खनन किसने किया, यानी खोजा, खोजा और खोदा दो चीजें अलग अलग है। उत्खनन किसने किया? तो उत्खनन किया है भैया आरसी अग्रवाल और एचडी सांकलिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? उत्खनन किया है। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब आहड़ जो है इसे धूलकोट भी कहा गया, इसे आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न बना था अभी, आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है, और इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। बनास संस्कृति स्थल, संस्कृति स्थल भी कहा जाता है। और इसके अलावा ध्यान रखना इसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहां की मुख्य विशेषता रही है कि यहां पे अनाज रखने के बड़े पात्र, अनाज के बड़े मृद भांड, जिन्हें क्या कहा गया? गोरे या कोठे कहा गया। एक और चीज आहड़ से ही ध्यान रखना, गंदे पानी की निकासी हेतु, निकासी हेतु एक व्यवस्था थी यहां, जिन्हें कहा गया चक्र। ये देखो बोर्ड पर गया पूरा भाई, ले स्क्रीनशॉट। ये ठीक है, ये होती है व्याख्या। ओ भाई नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता स्थल के अवशेष चिन्ह उपस्थित है, यानी कहां है ये बताना है। भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, नीम का थाना या उदयपुर? ठीक भाई, बताओ बीरा कट्टे है गणेश्वर। दोनों चीजें बता देता हूं, पूर्व में, वर्तमान में। ठीक है, खोज विशेषता, और यहां लिखेंगे उपनाम। भाई बोर्ड का सही तरीके से यूटिलाइज होना चाहिए। बताओ उत्तर बताओ जाई गणेश्वर के, जल्दी फटाफट फटाफट उत्तर बताओ भाई।
नहीं, मैं तो फिर बताऊंगा ही। देखो, पूर्व का जिला पूछा जाए तो पूर्व में ये थी सीकर के अंदर, वर्तमान में पूछे तो ये है नीम का थाना। हालांकि ये पहले भी नीम का थाना में ही थी, लेकिन अब नीम का थाना अलग जिला बन जाने से ये स्पेशली नीम का थाना जिले के अंदर ही चली गई। ठीक है, खोज इसकी किसने की? आरसी अग्रवाल ने की, आरसी अग्रवाल। यदि इसकी विशेषता की बात करें तो यहाँ पे लगभग 2000 ताम्र आयुध मिले हैं। बाणाग्र होते हैं ना, वो ताम्र आयुध, यहां पे साथ में लिख देना बाणाग्र, यानी बाण के आगे का भाग जो है वो मिले हैं। और यहां पे पत्थर के बांध मिले भाई, पत्थर के बांध मिले हैं। यदि उपनाम की बात करें तो इसे पुरातत्व का पुष्कर, आई शाबाश, पूरा तत्व का पुष्कर और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी और ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ओके भाई, बोर्ड ब्रिज को और अपनी व्याख्या कंप्लीट। चलिए, ये है दैट्स द ओपीडी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आप सभी का स्वागत है। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए? यानी कि ये भी सभ्यता संबंधित। देखो, इतिहास के प्रश्न है भाई, हल्के में नहीं ले सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसी क्लास में प्रश्न और जो व्याख्या की है उसमें से आगामी एग्जाम के अंदर बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रश्न आया है अपन ने उसको पूरा पोस्टमार्टम करके देखा है कि भैया इसके अंदर है क्या, इसके अंदर कितना वजन है। चलिए, इंडो ग्रीक शासकों के बताओ भाई, नगरी, बैराट, नगर या रेड। देखो, ये रेड सभ्यता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड है कहां, पहले तो ये ध्यान में रखना, ये टोंक में है और इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहां पे इंडो ग्रीक शासकों की बात आई है तो आपको ध्यान रखना, इसका उत्तर क्या है भाई? बैराट है। अब देखो, बैराट की थोड़ी सी व्याख्या करें। बैराट की पेन लो, पेन में बड़ा कंफ्यूजन होता। कहां पे है? कोटपुतली, बहरोड। मत्स्य जनपद था ना, मत्स्य जनपद, उसकी राजधानी रहा है ये। खोज किसने की आपको पता है? खोजा किसने? अरे साहब, राय साहब ने, राय बहादुर दयाराम साहनी। जब मैं स्टार में तैयारी करता था तो मैं सोचता था ये 3-4 व्यक्ति हैं, राय बहादुर, दयाराम, साहनी, ये 3-4 व्यक्ति हैं जिन्होंने मिलकर खोदा। ये इतना मुश्किल काम है, 1937 की बात रही है, तो उस समय ये 300 मतलब इतने मतलब लगे होंगे इतने आदमी, ऐसे सोचता था मैं। क्यों? मैं मंदबुद्धि ठहरा ना, मुझे इतना नॉलेज नहीं था उस समय, तो फिर ऐसे सोच लिया करता था। राय बहादुर, दयाराम, साहनी, मतलब इतना पूरा ग्रुप है ये तो, कि इस ग्रुप ने मिलकर खोजा है। फिर बाद में धीरे धीरे अकल आई तो पता चला ये तो एक ही आदमी है जो पूरे ग्रुप का काम कर सकता था। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जो सभ्यता है ना, ये लोह युगीन सभ्यता है, लोह युगीन सभ्यता स्थल है। यहां पे है ना मौर्य संस्कृति के साक्ष्य मिले, मौर्य संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। और क्या याद रखोगे यहां पे? ध्यान रखना, इसे प्राचीन चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है, चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। एक बहुत खासियत है इसकी, यहाँ पे शंख लिपि के अवशेष मिले, शंख लिपि के अवशेष मिले। यहाँ पे स्वर्ण मंजूषा मिली है, स्वर्ण मंजूषा जो गौतम बुद्ध के अस्थियों से भरी हुई थी, और ये मिली किसके समय है? राम सिंह के समय। ठीक है, महाराजा राम सिंह के समय, ये ध्यान रखना। और क्या ध्यान रखोगे?
बैराट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, ये अलग है प्राचीन भारत वाला ये। तो बैराट की ही बात करें तो यहां पे हुण शासक मिहिर कुल ने इस स्थल को विध्वंस किया था। और एक चीनी यात्री, और मतलब याद रखना पड़ी, थोड़ा सा एरो आ गया अभी, चीनी यात्री हैंसांग ने विजिट किया था, ठीक है, विजिट करने आया। कैसा है मैं भी देखूं बैराट कैसा है। तो ये मतलब बैराट आया है, अपन ने बैराट का मोटे मोटे तौर पे सारा रिवीजन कर लिया है, जितने सभ्यता स्थल के नाम आए मोटे मोटे तौर पे सारे निवेड़ा कर लिया है। ले भाई स्क्रीनशॉट, अभी 14 ही प्रश्न हुए हैं, समय हो गया और बेटा 50 मिनट का समय हो गया, यानी कि 1 घंटे की क्लास होगी ये। ओ, बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी, ये मैं उत्तर ऑलरेडी बता चुका हूं, मत्स्य राज्य की, मत्स्य जनपद की, ठीक है, डायरेक्ट ही हो गया इसका काम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रसिद्ध वास्तुकार फन्ना मन्ना वसीलिया विसल भी कहते हैं, इसके किसके दरबारी थे? राणा कुंभा, राणा मोकल, राणा सांगा, राणा लाखा। तो बताओ भाई, प्रसिद्ध वास्तुकार मन्ना फन्ना विसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मौके मिले याद कर लिया करो। पानी पीने से जस्ट पहले मैंने एक लाइन बोली, उसी में उत्तर है। राणा मोकल के थे। इसके अलावा यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, धनेश्वर भट्ट, सही है, धनेश्वर भट्ट और ज्योटिंग भट्ट, ये दरबारी विद्वान है। धनेश्वर भट्ट और ज्योटिंग भट्ट, इनका भी आप लोगों को जो है ध्यान में रखना है कि भैया ये, एक तो देखो राणा मोकल के ध्यान में रखने हैं आप लोगों को, और एक रखने हैं राणा लाखा के ध्यान में रखने हैं, ठीक है, मोकल के और राणा लाखा के एक ध्यान में रखने होंगे आपको। योगेश्वर भट्ट और ज्योटिंग भट्ट तो यहां आ गया, यहां आएगा विष्णु भट्ट, क्योंकि ये साथ साथ में चलते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के रहते हैं। तो धनेश्वर भट्ट और ज्योटिंग भट्ट ये तो है लाखा के दरबारी, और योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट जो है ना, ये है मोकल के दरबारी, ठीक है। चलो भाई लीजिए स्क्रीनशॉट। बढ़े आगे। 1437 में मालवा के शासक महमूद खिलजी और राणा कुंभा के बीच कौन सा युद्ध हुआ? चंपानेर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, भूताला का युद्ध या गुजरात का युद्ध? तो देखो भूताला के युद्ध में तो इल्तुतमिश था, ठीक है। अब चंपानेर और सारंगपुर दो जो है, दोनों के अंदर अपने कुंभा रहा है, लेकिन चंपानेर की तो क्या थी, संधि थी। चंपानेर की क्या थी? चंपानेर की संधि ध्यान में रखना है, जो टाइम पीरियड उसका था 1456। और यहां पे उत्तर आप लोगों के निकल के आता है सारंगपुर का युद्ध, जो हुआ किसके? मालवा वर्सेस मेवाड़, और शासकों के नाम तो यहां पे आए गए हैं। 1437 की बात थी, ठीक है। मालवा पराजित हुआ, मालवा पराजित और महमूद खिलजी को बंदी बना लिया गया। और कुंभा ने क्या बनवाया इस विजय की उपलक्ष्य में? कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट फटाफट, चलो 17 प्रश्न हो गए। 18वां, ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? थे होना चाहिए, ठीक है, था आ गया। विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, सोमेश्वर या पृथ्वीराज द्वितीय। देखो एक सोमेश्वर की तो उपाधि है ना, बहुत ध्यान में रखनी है आपको। एक तो प्रताप लंकेश्वर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं सोमेश्वर का नाम पढ़ता हूं मुझे ये सीधा दिमाग में रिकॉल होता है। पृथ्वीराज चौहान के पिताजी थे सोमेश्वर, ठीक है।
हाँ, अब देखो पृथ्वीराज चौहान, यानी ये भी द्वितीय फर्स्ट ये भी चौहान ही थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान तृतीय था वो, जिसकी अपन जिक्र करते हैं ना बार बार वो। और यहाँ पे है ना ये ललित विग्रहराज, एक तो प्रश्न के अंदर ही उत्तर है कि किसकी रचना थी, सोमदेव की, और प्रश्न के अंदर ही उत्तर है, देखो विग्रहराज लिखा हुआ ही है, तो उत्तर क्या आएगा, विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिशल देव के नाम से भी जाना जाता था, जिसने स्वयं जो है हरिकेली नाटक लिखा था। क्या लिखा था, हरिकेली नाटक। कीर्तार्जुनियम पे लिखा हुआ नाटक था ये, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, बांका गांव क्यों प्रसिद्ध हुआ, बांका गांव, ठीक है, बांका गांव नागौर का है ना बांका। अलंकृत गुफा के लिए, ये डायरेक्ट बता देता हूं, अलंकृत गुफा के लिए, अलंकृत यानी चित्रकारी, जो गुफाओं के अंदर अलंकरण किया हुआ खुदाई वाले शैल चित्र, ये क्या इसको क्या कह सकते हैं अपन, क्या मिले हैं, शैल चित्रों का अलंकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न से पहले इनको जो है 20 स्लाइड कंप्लीट हो गई इसका मतलब। और अंतिम प्रश्न अब आप लोगों को दे रहा हूं, आज की क्लास कैसी रही ये कमेंट करके जरूर बताना है, शेयर तो बम्बा बोर्ड करना ही है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, क्योंकि अब जो है सप्ताह की 3 या 4 क्लासेस इसी तरीके से इसी गुणवत्ता के साथ आपको मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्त माला की रचना की वह कौन था, रामा सांधु, माला सांधु, चक्रपाणी मिश्र या ताराचंद, बताओ भाई। महाराणा प्रताप के विद्वान, ठीक है। अब देखो माला सांधु ये भी इनके विद्वान दरबारी थे, चक्रपाणी मिश्र ये भी थे, तो इसमें बताना है कि मुहूर्त माला की जो है ना रचना वो किसने की, ये आप लोगों को बताना है, मुहूर्त माला की। देखो एक तो ध्यान रखना, मुहूर्त माला एक विश्व वल्लभ, ठीक है, एक राज्याभिषेक पद्धति, ये तीनों रचनाएं जो है भैया किसकी है, चक्रपाणी मिश्र की है, किसकी है, चक्रपाणी मिश्र की है। और माला सांधु ने क्या लिखे थे, माला सांधु ने प्रतापरा झूलना, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। अच्छा 20 में से आप लोगों का स्कोर क्या हुआ है ये बताना, कि भाई मेरे इतने सही हुए, व्याख्या तो आप लोगों के बेनिफिट है। और ये बता दूं कि कल ही जिला दर्शन की शानदार जो ई बुक आप लोग ऑफलाइन भी पढ़ते थे, अब ये सुविधा कर ली आप लोगों के लिए कि ई बुक के रूप में भी ये उपलब्ध रहेगी। लेकिन कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, जस्ट डाउनलोड कर दिया, अब ई बुक पढ़ने के लिए, यानी कि वो पीडीएफ दिखती बात है कि ऐप में डाउनलोड होगी अंदर, तभी आप ई बुक जो है डाउनलोड होगी तब पढ़ पाओगे। तो अलाउ जैसे परमिशन मांगता उसको डोंट अलाउ कर देते, परमिशन कोई देना ही नहीं चाहता, परमिशन नहीं देना चाहता है, फिर उनको अंदर से सर्च करके परमिशन देनी पड़ती है। उसमें क्या होता है, किसी को मिलता ही नहीं है, किसी को मिल जाती है परमिशन देनी, क्योंकि हजारों तरह के मोबाइल है, सब में अलग अलग सेटिंग दे रखी होती है। तो भी टेक्निकल टीम के पास मैसेज आता है, सर हमारे तो परमिशन अलाउड नहीं हो रही, सिर्फ 2 ही बता रही परमिशन, 3 नहीं। तो बताओ स्टोरेज की परमिशन आप लोगों को देनी पड़ेगी। अब वो हमारे यहां से ऑन होती तो हम कर देते, हमारे यहां से होती नहीं है, आपके मोबाइल की सेटिंग में जाकर करना होता है। तो आप लोग अपने मोबाइल की सेटिंग में करें। कई जने मोबाइल के टेक्निकल फ्रेंडली नहीं होते हैं, वो ऊंधा पादरा मतलब घने खप्पे, लेकिन नहीं मिले तो कम से कम मोबाइल के जो एक्सपर्ट होते हैं, नहीं मिले तो मोबाइल की शॉप वाले से पूछ लो, या मोबाइल के बहुत अच्छे जानकारी जो रखते हैं उनसे हेल्प लेके करें। जब आप स्टोरेज की परमिशन देंगे तभी ई बुक को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। और ई बुक की परमिशन के लिए तो आप जो टेक्निकल टीम को भले ही मैसेज करो, लेकिन वो यहां से आपके अंदर मोबाइल की सेटिंग से परमिशन चालू नहीं कर सकते। तो इसको आपको ध्यान रखना है और वो करना है। उसके बाद आप ई बुक का साल भर मजा लीजिए, अभी से लगाकर साल भर तक आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ो। मात्र क्या है, एक टाइम के नाश्ते की कीमत में आप लोगों को पूरा राजस्थान का जिला दर्शन जो है मिल रहा है, वो भी टॉप क्वालिटी के साथ में, और ऐसे सारगर्भित नोट्स टाइप है कि आप लोग मतलब दीवाने हो जाओगे। और ये सुविधा हो गई है स्टूडेंट के लिए, चूकना है नहीं। लेकिन ये चीज ध्यान रखें, जब परमिशन मांगे तो अलाउ करना पड़ेगा, डोंट अलाउ करोगे तो फिर जो है समस्याएं बढ़ेगी, फिर नहीं चलता है। दूसरे मोबाइल में चला कर देखो, दूसरे मोबाइल में भी नहीं चलता है, तो वो फिर भाई टेक्निकल एक्सपर्ट से मदद लीजिए। परमिशन तो जब एक्सेस की दोगे तभी आपके चल पाएगी। तो ये चीजें समझने वाली है, ठीक है। टेक्निकल फ्रेंडली बनिए थोड़ी सी, क्योंकि
जमाना पूरा टेक्निकल फ्रेंडली हो रखा है। और इसके अलावा राज व्यवस्था की किताब जो है कंसेप्ट प्लस वन लाइनर, ये अपना प्रथम संस्करण होगा, जो पुष्पेंद्र जी कसाना के साथ में मेरा जो है एक ड्रीम प्रोजेक्ट है वो आ रहा है। लगभग मान के चलो आप सप्ताह भर तो फिर भी लगेगा इसको देने में, सप्ताह भर बाद में ये धमाकेदार पुस्तक, मतलब अलग अलग भटकने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, जो भी है सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और ये एलडीसी की ऑलरेडी दे रखी है हमने, और काफी सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। टॉप क्वालिटी कंटेंट के साथ में सारे जो है विषय विशेषज्ञों द्वारा काम किया गया है। तो बढ़िया तरीके से आप तैयारी कीजिए, तैयारी में अब कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए। तो ये क्लास कैसी रही, आपका स्कोर क्या रहा, ये सब बता देना है, ठीक है। और जीजीडी के प्रयास जितने भी चल रहे हैं आप सभी को पता है, और भी जो है प्रयास आप लोगों के लिए करते रहेंगे। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।